पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन फ्रॉम 1940 टू 1964। जब अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ने का फैसला किया तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग किसी निष्कर्ष पर नहीं आ पाए और स्वतंत्रता के लिए एकजुट मोर्चा बनाने में भी असमर्थ रहे। सर्वसम्मति स्थापित करने के लिए ब्रिटेन ने एक कैबिनेट मिशन को भी भारत भेजा था, लेकिन मुस्लिम लीग कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुई और जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही की घोषणा की। सीमाओं के दोनों ओर हिंसा भड़क उठी थी। इसी हिंसा को रोकने और गृह युद्ध की स्थिति से बचने के लिए कांग्रेस ने फाइनली विभाजन योजना को स्वीकार किया। 14 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान राज्यों में विभाजित हो गया। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत दो पार्ट्स में डिवाइडेड था, ब्रिटिश इंडिया और देसी रियासतें। ब्रिटिश भारत में 9 प्रांत थे, वहीं देसी रियासतों की संख्या 600 थी, जिनमें से 542 रियासतों को छोड़कर बाकी सभी पाकिस्तान राज्य में शामिल हो गई थी। 542 रियासतों में से 3 रियासतों जूनागढ़, हैदराबाद तथा जम्मू कश्मीर को भारत में विलय कराने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। बंटवारे की वजह से 80 लाख शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आ गए थे। इन लोगों के लिए रहने का इंतजाम करना और उन्हें रोजगार देना बहुत ही ज़रूरी था। इसके बाद रियासतों की समस्या अलग थी। तकरीबन 500 रियासतें राजाओं या नवाबों के शासन में चल रही थी और इन सभी को एक राष्ट्र में शामिल कराने के लिए तैयार करना एक बहुत ही मुश्किल काम था। लंबे दौर में इस नवजात राष्ट्र को एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था भी विकसित करनी थी जो यहाँ के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को सबसे अच्छी तरह से व्यक्त कर सके। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, आप प्लीज़ बोर ठाकुर IAS अकेडमी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। आपको सिर्फ @BIAS अकेडमी टाइप करना है और आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। यू जस्ट नीड टू फॉलो दैट चैनल टू गेट ऑल द अपडेट्स, राइट। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, यानी कि भारत में रियासतों का विलय कैसे हुआ। अंग्रेज़ों के समय में भारत का 40% टेरिटरी 565 छोटी या बड़ी रियासतों में बटा हुआ था और उन सभी रियासतों का शासन राजा या फिर नवाबों द्वारा किया जाता था और हर रियासत एक अपना अलग से ऑटोनॉमी एंजॉय करता था, क्योंकि ब्रिटिशर्स उनसे कुछ टैक्स लेते थे और उनको ऑटोनॉमी प्रोवाइड करते थे। अब आज़ादी के बाद कई सारे रियासतें, 565 में थे बहुत सारी रियासतें, एक आज़ाद स्टेट होने का सपना देखने लगे। सबको लगता था कि एक पाकिस्तान की ही तरह हम एक अपना अलग से स्टेट या फिर कंट्री बना लेंगे, लेकिन ऐसा करना तो पॉसिबल था नहीं। यहाँ पर रोल प्ले करते हैं हमारे आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनके परसुएशन पावर और कुछ प्रेशर का इस्तेमाल करके 565 में से बहुत सारे रियासतों को उन्होंने इंडिया में जोड़ लिया। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे थे जैसे जूनागढ़, कश्मीर, मणिपुर, हैदराबाद, इनको जोड़ना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उन्होंने उन्हीं समय पब्लिकली अनाउंस कर दिया कि उन्हें इंडिपेंडेंट स्टेटस चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं हुआ और आगे चलकर ये सारे स्टेट्स इंडिया में शामिल हो गए। तो पहला स्टेट है जूनागढ़। जूनागढ़ को इंडिया में कैसे जोड़ा गया? जूनागढ़ सौराष्ट्र कोस्ट पर एक छोटा सा स्टेट है जो कि इंडियन टेरिटरी से घिरा हुआ है और पाकिस्तान से इसका कोई संबंध नहीं है। अगर हम लैंड टेरिटरी की बात करें तो पाकिस्तान से कोई लिंकेज तो नहीं है, लेकिन यहाँ के जो नवाब थे वो चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ जुड़ जाए वो। लेकिन यहाँ पर जो लोग थे, जो आम जनता थी, उसमें से मेजॉरिटी हिंदू रहते थे और वो चाहते थे कि इंडिया के साथ वो जुड़े। वहाँ पर एक प्लेबिसाइट यानी कि एक तरीके का वोटिंग हुआ, जिसमें से 99% लोगों ने इंडिया में जुड़े रहने के लिए बात की, यानी कि वो इंडिया में जुड़ना चाहते थे। और फाइनली इंडिया ने मिलिट्री भेजा वहाँ पर और जूनागढ़ के जो नवाब थे वो पाकिस्तान भाग गए अपने फैमिली के साथ और फाइनली जूनागढ़ इंडिया में जुड़ गया। तो यहाँ पर हम मैप में देख लेते हैं जूनागढ़ कहाँ है। तो जूनागढ़ आप देख सकते हैं यहाँ पर गुजरात में लोकेटेड है। इसका पाकिस्तान से लैंड के थ्रू तो कोई कनेक्शन नहीं है। अब अगला स्टेट आता है कश्मीर। कश्मीर हमेशा चर्चा का विषय रहता है, कुछ ना कुछ न्यूज़ इससे रिलेटेड हमेशा आते रहते हैं। उस समय कश्मीर के राजा हरि सिंह थे और वो चाहते थे इंडिया और पाकिस्तान दोनों कंट्रीज से निगोशिएट कर लें और कश्मीर को एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट बनाएं। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था, क्योंकि कश्मीर का मेजर पॉपुलेशन मुस्लिम था। पाकिस्तान सोचते थे कि कश्मीर पाकिस्तान को बिलोंग करता था। 15 अगस्त को हरि सिंह ने एक स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट साइन करने के लिए प्रस्ताव भेजा इंडिया और पाकिस्तान दोनों के पास। इंडिया ने तो साइन नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान ने साइन कर दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ की मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम थी और पाकिस्तानी सोचते थे कभी ना कभी कश्मीर पाकिस्तान में चला जाएगा। लेकिन आज कंडीशन आप जानते हैं प्रेजेंट में क्या है। तो पाकिस्तान ने एग्रीमेंट साइन कर दिया, लेकिन आगे चलकर पाकिस्तान जो उनका वायलेशन करने लगे, जो उनका स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट था उसको वायलेट करने लगे और उस पर कब्जा करने की कोशिश करने लगे। 24 अक्टूबर को हरि सिंह ने इंडिया से मिलिट्री असिस्टेंस का डिमांड किया, लेकिन माउंटबेटन ने पॉइंट किया कि अगर इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से इंडिया अपने ट्रूप्स भेज सकती है जब कश्मीर या फिर कोई भी स्टेट फॉर्मल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी कि भारत में विलय हो जाए। तो यहाँ पर मामला ऐसे तय हुआ और 26 अक्टूबर महाराजा जी ने साइन किया और जो कि 1954 में आकर रेटिफाइड हुआ और फाइनली कश्मीर इंडिया का हिस्सा हो गया।
राइट। तो 27 अक्टूबर के सुबह 100 से ज़्यादा प्लेन श्रीनगर पहुंच गए और पाकिस्तान आर्मी को वहां से जाना पड़ा। लेकिन फिर भी पाकिस्तानियों ने कुछ एरिया कश्मीर का, जैसे गिलगिट बल्टिस्तान, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर कब्जा कर लिया है और इसको लेकर हमेशा कुछ ना कुछ विवाद होता रहता। अगला स्टेट है हैदराबाद। हैदराबाद उस समय इंडिया का सबसे बड़ा रियासत था जो कि एक निज़ाम द्वारा रूल किया जाता था। निज़ाम वहाँ के चाहते थे कि हैदराबाद को एक इंडिपेंडेंट स्टेटस दिया जाए और ये भी एक निगोशिएशन में एंटर किए एक स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट के दौरान। इन्होंने इंडिया के पास एक स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट भेजा, लेकिन इंडिया ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किया, फिर एग्री नहीं हुए। उसी समय वहाँ की जो आम जनता थी निज़ाम के अगेंस्ट में रिवोल्ट कर दिया उन्होंने, क्योंकि ये परेशान थे। निज़ाम जो थे, वहाँ की जो आम जनता थी, जो किसान थी तेलंगाना की, वो इनसे खुश नहीं थे। इनके ऊपर टैक्सेस लिए जाते थे, बहुत सारे कारण थे, उन कारण पर हम नहीं आएंगे। लेकिन उस निज़ाम के अगेंस्ट में सारी जो आम जनता थी वो चली गई और यहाँ तक कि इंडियन ने भी सोल्जर्स भेजे और निज़ाम ने भी एक बहुत ही पॉपुलर मूवमेंट स्टार्ट कर दिया पैरामिलिट्री फोर्स के अगेंस्ट में। लेकिन फिर भी अंत में जीत किसकी होनी थी? इंडिया की जीत हुई और फाइनली हैदराबाद इंडिया में शामिल हो गए। अब जो वहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम हुई, बहुत लूट हुआ, रेप हुआ, बहुत सारी समस्याएं होती थी, जो भी स्पेशली जो नॉन मुस्लिम लोग होते थे, बहुत सारी चीज़ें हुई। और फाइनली 1948 में इंडियन आर्मी ऑपरेशन पोलो के अंतर्गत हैदराबाद इंडिया में शामिल हो गया। राइट। अगला स्टेट है मणिपुर। इंडियन गवर्नमेंट पहले से ही प्रिपेयर थी कुछ रीजन्स में फ्लेक्सिबल होने के लिए, वहाँ पर वो ऑटोनॉमी प्रोवाइड कर सकती थी। इसीलिए मणिपुर के महाराजा ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, जिसमें ये मेंशन था कि मणिपुर की इंटरनल ऑटोनॉमी मेंटेन रहेगी, भले ही एक्सटर्नली वो इंडिया का पार्ट रहेगा। लेकिन वहाँ पर पब्लिक प्रेशर की वजह से महाराजा को इलेक्शन कंडक्ट कराने पड़े। जून 1948 में मणिपुर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन चुकी थी। मणिपुर में पहली बार, यानी कि इंडिया में पहली बार इलेक्शंस हेल्ड हुए थे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पर। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब क्या होता है? 18 साल से जो भी ज़्यादा होंगे व्यक्ति और वो अगर नागरिक होंगे भारत के, तो वो वोट कर सकते हैं। इसी को हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी बेस्ड इलेक्शन कहते हैं। राइट। 1949 में इंडियन गवर्नमेंट फाइनली प्रेशर के दौरान महाराजा से मर्जर एग्रीमेंट पर साइन करवा लेती है, यहाँ तक कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो भी थी मणिपुर के, उनके बिना कंसल्टेशन के। राइट। और फाइनली मणिपुर इंडिया का एक हिस्सा है। फ्रेंच और पोर्टुगीज़ टेरिटरीज़ की बात करें तो इंडिया में फ्रेंच भी आए, पोर्टुगीज़ भी आए, अंग्रेज़ आए और फ्रेंच और पोर्टुगीज़ ने एक अपना एक एरिया बना लिया था, कब कह सकते हैं, कुछ कॉलोनीज़ बना ली थी। अभी भी आप देखेंगे पौंडीचेरी में फ्रेंच कॉलोनी अवेलेबल है, गोवा में पोर्टुगीज़ कॉलोनी अवेलेबल हैं। तो ये तैयार नहीं थे इंडिया का हिस्सा बनने के लिए, इनको एज एक अपना सेपरेट ही रहना था। क्यों रहना था? क्योंकि भारत कौन छोड़ के जा रहा था? ब्रिटिशर्स छोड़ के जा रहे थे, लेकिन ये दूसरे यूरोपियन कंट्री थे, इसलिए रेडी नहीं हो रहे थे। तो यहाँ पर बहुत सारे निगोशिएशन हुए, बहुत सारे बातचीत हुए और फाइनली 1948 में फ्रेंच अपना पोजीशन इंडिया को हैंडल कर देती है। लेकिन फिर भी पोर्टुगीज़ रेडी नहीं हो रहे थे अपने एरिया को हैंड ओवर करने के लिए। और यहाँ तक कि नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी पोर्टुगल की पोजीशन को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन इंडिया को पीसफुल तरीके चाहिए थे कि पोर्टुगीज़ या फिर पोर्टुगल इंडिया में आ जाए। और फाइनली 1961 में पीपल मूवमेंट डिमांड के दौरान इंडिया ट्रूप्स गोवा में गई और गोवा भी इंडिया का पार्ट बन गया। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। तो हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो आपने देखा, यहाँ पर ऑपरेशन विजय आपने देखा। राइट। अगला स्टेट है एक्सेशन ऑफ सिक्किम। नेपाल, भूटान, सिक्किम, ये हिमालयन स्टेट्स में 3 कंट्रीज़ थी जो इंडिया के बॉर्डर पर लोकेटेड थी। हिस्टोरिकली अगर हम बात करें तो सिक्किम ब्रिटिशर्स पर डिपेंडेंट थे, तो इस हिसाब से सिक्किम इंडिया का पार्ट हुआ। लेकिन वहाँ के जो रीजनल लोग थे या फिर रूलिंग कम्युनिटी थी चोग्याल, ये पूरी तरीके से रेजिस्ट कर रहे थे सिक्किम को इंडिया का हिस्सा बनने से। 1973 में वहाँ पर एक एंटी चोग्याल लेजिस्लेशन हुआ और वहाँ पर एक इलेक्शन भी हुआ। तो जो लोग या फिर जिनको इंडिया सपोर्ट कर रही थी उसका जीत हुआ और आगे चलकर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ सिक्किम में, जिसके तहत इंडिया का हिस्सा सिक्किम बन गया 1975 में। राइट। अब हम आगे देखेंगे ट्राइबल इंटीग्रेशन इंडिया। ट्राइबल्स बहुत ही मेजर पॉपुलेशन था इंडिया में, लेकिन उनको मेन स्ट्रीम में लाना एक बहुत ही मुश्किल का काम था। रीज़न क्या था? डाइवर्स ड्वेलिंग कंडीशन, मतलब कि वो उनकी जो कंडीशन थी अलग अलग तरीके से रहते थे, उनका कल्चर अलग था, डिफरेंट कल्चर एंड ट्रेडिशन हम बात कर चुके हैं। वो अलग भाषा बोलते थे। अब अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो कुछ मेजर लैंग्वेजेस हैं, लेकिन हर ट्राइब्स का एक अपना अलग लैंग्वेज था। दूसरा, स्प्रेड ऑल ओवर द इंडिया। अब ऐसा भी नहीं था कि किसी एक स्पेसिफिक एरिया में पाए जाते होंगे तो इनको मेन स्ट्रीम में इजीली लाया जा सके। हम जानते हैं कुछ स्टेट्स में ये ज़्यादा होते हैं, कुछ स्टेट्स में कम होते हैं, लेकिन ये पूरे भारत में फैले हुए थे, इसलिए इनको इंटीग्रेट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। कई लोग और जो मैक्सिमम लोग थे या तो फिर जंगल में रहते थे या फिर पहाड़ों पर रहते थे और अक्सर वो आइसोलेशन में रहते थे। इनके जो रहने का तरीका था
जो भी इनके कल्चर थे, रिचुअल थे, सब अलग थे एक दूसरे से, इसलिए थोड़ा मुश्किल था। अब जैसे अगर हम करंट स्टेट्स की बात करें, तो अगर हम नॉर्थ स्टेट्स की बात करें या फिर साउथ इंडियन स्टेट्स की बात करें, तो उनके कल्चर कहीं ना कहीं मिलते हैं। अगर हम तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु एक बहुत बड़ा स्टेट है, तो इनके इर्द गिर्द कहीं ना कहीं उनके कल्चर मैच करते हैं। वहीं नॉर्थ इंडिया में बात करें तो यहाँ पर एक स्टेट है तो दूसरे स्टेट है, कल्चर थोड़ा बहुत मैच करता ही करता है, तो उसके बेसिस पर इंटीग्रेशन किया जाना था। लेकिन क्योंकि इनका एकदम से यूनिक, पूरा यूनिक था, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट होता था। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं कहाँ पर किस एरिया में शेड्यूल ट्राइब्स पाए जाते हैं। यहाँ पर जो एरिया है, आप पंजाब हरियाणा में बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा आप देखेंगे छत्तीसगढ़ और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में सबसे ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब्स पाए जाते हैं। ट्राइबल पॉलिसी की बात करें तो नेहरू, जो हमारे उस समय के सबसे पहले प्रधानमंत्री बने थे देश के, जवाहरलाल नेहरू, वो इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए बहुत उन्होंने ध्यान दिया था। उन्होंने ट्राइबल लोगों के लिए कैसे दिया था, तो उन्होंने एक ट्राइबल पंचशील नामक की योजना निकाली थी, गाइडलाइंस था एक तरीके से। तो इस ट्राइबल पंचशील में बताया गया था, इन्होंने बताया था कि जो लोग हैं वो अपने लाइन ऑफ जीनेस के हिसाब से ग्रो करना चाहिए। जो भी अगल बगल के ट्रेडिशनल आर्ट्स है, कल्चर है, उनको सपोर्ट करना चाहिए। ट्राइबल के अपने राइट्स होते हैं लैंड फॉरेस्ट के, उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। और अलग से एक्सपर्ट रिक्वायर्ड थे ताकि इनको प्रॉपरली डेवलप किया जा सके और बहुत सारे बाहरी लोग ट्राइबल्स को डिस्टर्ब ना करें। और यहाँ पर यह भी बताया गया था कि इन एरियाज़ को ओवर एडमिनिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, वो अपने हिसाब से कैरी ऑन करेंगे आगे, ठीक है। तो ये ट्राइबल पंचशील था। अब हम देखेंगे लिंग्विस्टिक रिकग्निशन ऑफ स्टेट्स, यानी कि स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पर क्यों डिवाइड किया जाना था या फिर कैसे डिवाइड किया जाए, उसके लिए बहुत सारे कमिटीज़ बनी थी। सबसे पहले हम देख लेते हैं 1917 में कांग्रेस पार्टी ने, उनको हिसाब से लगता था कि इंडिया को लैंग्वेज के बेसिस पर डिवाइड किया जा सके। इसके लिए सेशंस भी हुए थे, कांग्रेस नागपुर सेशन 1920 में हुआ था, और यहाँ पर फॉर्मलाइज किया गया था, बताया गया था कि इंडिया को लैंग्वेज के बेसिस पर डिवाइड किया जाना है। लेकिन बहुत लोगों ने इसको सपोर्ट किया, बहुत लोगों ने इसको सपोर्ट नहीं किया। महात्मा गांधी उनमें से थे जिन्होंने लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करने में सपोर्ट दिया था, राइट। अब हम देखेंगे कमिटीज़ या फिर कमीशन जो फॉर्म हुए थे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो जैसा कि हम जानते हैं उस समय बहुत ज़्यादा हाई डिमांड था कंट्री को लैंग्वेज के बेसिस पर डिवाइड किया जाना, इसीलिए ये कमीशन बनाया गया था एस के धार के चेयरमैनशिप के अंडर में 1948 में। तो इन्होंने इस फॉर्मेट को एक्सेप्ट नहीं किया। ये चाहते थे, इन्होंने प्रेफर किया कि कंट्री को एडमिनिस्ट्रेशन बेसिस पे डिवाइड किया जा सके, ताकि अगर जो भी जोग्राफिकल लोकेशन हो गया, ताकि कंट्री को अच्छे से एडमिनिस्ट्रेट किया जाए, तभी कंट्री का डेवलपमेंट हो सकता था। तो इनका ये मानना था। फिर आगे चलकर बनाया गया जेवीपी कमेटी। ये 1948 में इसका भी कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, और इसके जो मेंबर्स थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पत्ता भाई सीतारमैया, ये तीन लोगों ने मिलकर इस जेवीबी कमेटी पर काम किया, और इन्होंने अपना रिपोर्ट फाइनली अप्रैल 1949 में सबमिट किया। और लिंग्विस्टिक बेस पर जो भी स्टेट रिकॉग्नाइजेशन था, इसको इन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया गया, और पब्लिक डिमांड पर आगे जो देखा गया, इसको एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से इसको देखे जाने की बात की गई। तो आगे एक आंध्रा मूवमेंट भी हुआ इसी बीच। आंध्रा मूवमेंट क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ पर हम देख रहे थे कि लिंग्विस्टिक बेस पर जो भी रीऑर्गेनाइजेशन था स्टेट्स का, वो डिक्लाइन किया जा रहा था, वो मना किया जा रहा था। तो इसके चलते यहाँ पर एक प्रोटेस्ट हुआ, और फाइनली एक तेलुगु स्पीकिंग स्टेट बना 1953 में, आंध्र प्रदेश, राइट। उसके बाद बनता है एक फजल अली कमीशन। इसमें जवाहरलाल नेहरू ने नए कमीशन अपॉइंट किया, फजल अली जो थे हेड थे 1953 में, और इन्होंने नए डिमांड्स को कंसिडर करते हुए अपनी एक नई चीज़ें बनाई। और फाइनली 1955 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, जिन्होंने उसमें इन्होंने बताया था कि इंडिया को 16 स्टेट्स और 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया यानी कि यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया जाए। लेकिन गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से इनको एग्री नहीं किया, और गवर्नमेंट ने 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरी बनाया, जहां पर स्टेट रिकग्निशन एक्ट 1956 को बाईपास किया गया। फाइनली एक शाह कमीशन बनाया गया। तो शाह कमीशन किसके लिए बना था, तो पंजाब के रीऑर्गेनाइजेशन के लिए। पंजाब पहले जो भी हरियाणा है, पंजाब हरियाणा एक स्टेट हुआ करता था, तो शाह कमीशन के अंतर्गत में पंजाब को डिवाइड किया गया और वहाँ से हरियाणा बना। हालांकि चंडीगढ़ को यूनियन, जो भी एक यूनियन टेरिटरी है, इसको एक कॉमन कैपिटल बनाया गया था पंजाब और हरियाणा के लिए, राइट। आगे आते हैं 1969 में, यहाँ पर मेघालय फॉर्म हुआ। 1971 में हिमाचल प्रदेश फॉर्म हुआ। उसके बाद यूनियन टेरिटरीज बनी, त्रिपुरा, मणिपुर, ये स्टेट्स में कन्वर्ट कर दिए गए थे, राइट। और इसके बाद टोटल नंबर ऑफ स्टेट जो हो गया था वो 21 हो गया था। उसके बाद सिक्किम को 1975 में, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। देन मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश को 1987 में इंडिया में पार्टिसिपेट बनाया गया। गोवा 25वां स्टेट बना था इंडिया में ज्वाइन होने के लिए। कब बना था ये, 1987 में, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। फिर ईयर 2000 में 3 नए स्टेट, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल बना। जून 2014 तेलंगाना एक स्टेट बना, और इसके साथ 29 स्टेट हो गया था, लेकिन अभी फिलहाल फिर से चेंजेस हुए हैं, राइट। अब हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो इकोनॉमिक उस समय जो इंडिया का था बहुत बुरा हालत था। उस समय देश में गरीबी थी, पढ़ाई नहीं थी, लिटरेसी थी, एग्रीकल्चर सिस्टम भी पूरी तरीके से नहीं था, इंडस्ट्री भी जो थी पूरी तरीके से डेवलप नहीं थी। तो एक पूरी तरीके से डिस्टॉर्टेड इकोनॉमी थी इंडिया में।
तो इंडिया ने उस समय मिक्स्ड इकोनॉमी को एक्सेप्ट किया। बहुत सारे फॉर्म ऑफ इकोनॉमी होती थी, तो इंडिया ने मिक्स इकोनॉमी यहाँ पर एक्सेप्ट किया, जिसमें कैपिटलिस्ट एज वेल एज सोशलिस्ट थी। आज आप जो देख रहे हैं बिरलास, टाटा, सिंघानियाज, ये इसी समय इसी मिक्स इकोनॉमी की देन है, जो कि आज इतने बड़े आदमी हैं, क्योंकि ये मिक्स इकोनॉमी था। इसमें सोशलिस्ट के साथ साथ कुछ कैपिटलिस्ट भी बनने ज़रूरी थे, बनने ही थे, तय थे वो। काम कैसे करता है मिक्स इकोनॉमी, आप देख सकते हैं बीच में गवर्नमेंट है, साइड में बिजनेसेस हैं या कंपनीज हैं, यहाँ पर इंडस्ट्री, इंडिविजुअल हैं। तो बिजनेस जो होते हैं वो अपने गुड्स बनाते हैं, सेल करते हैं इंडिविजुअल को, इंडिविजुअल पैसा देती है। और उसी तरीके से जो बिज़नेस है ये इंडिविजुअल से रॉ मटेरियल लेते हैं। मान लीजिए कुछ खेतों में से इनको अनाज चाहिए बॉर्नवीटा बनाने के लिए, तो कहाँ से लेंगे? इंडिविजुअल किसानों से लेंगे, इनको पैसा देंगे, और जो बिज़नेस होते हैं इनको पैसा देंगे। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कैसे मूवमेंट होता है इकॉनमी का। अगर हम बात करें इंडस्ट्रियलाइजेशन की, या कि जो पॉलिसीज़ थी वहाँ पर, तो जो इंडिया की पॉलिसी है दो पार्ट में डिवाइडेड है, प्री लिबरलाइजेशन, दूसरा है पोस्ट लिबरलाइजेशन। अब यहाँ पर हम सब चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, डिटेलिंग नहीं करेंगे। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ टाइमलाइन में बता देता हूँ कि समय क्या हुआ था। बट स्टिल इफ यू वांट अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस, प्लीज राइट डाउन ऑन द कमेंट बॉक्स, वी कैन मेक अ वेरी सेपरेट वीडियो ऑन एवरी पॉलिसी इन डिटेल, राइट। तो सबसे पहले 1948 में आज़ादी के बाद पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी बना, जिसमें प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी, लार्ज पब्लिक सेक्टर, एम्फेसिस ऑन बिजनेस रेगुलेशन एंड सेंट्रल प्लानिंग, ये सारी चीज़ों पर फोकस किया गया। यानी कि पीएसयू, गवर्नमेंट कंपनीज पर ज़्यादा फोकस किया गया था इस समय। 1973 में इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई, इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाया गया ताकि देश में डेवलपमेंट और जल्दी हो सके। 1977 में डिसेंट्रलाइजेशन पर फोकस किया गया। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि पूरी तरीके से पावर एक जगह ना होके अलग अलग जगह पर बांटा गया, स्टेट्स में बांटा गया, फिर उसको और छोटे लेवल से बांटा गया। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ ग्रो की गई। 1980 में आगे चलकर कॉम्पिटिटिव मार्केट को प्रमोट किया जाने लगा, डोमेस्टिक मार्केट, ताकि वहाँ पर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, मॉडर्नाइजेशन बहुत कुछ हो रही थी, इसलिए यहाँ पर ये मूवमेंट आया। अगला है पोस्ट लिबरलाइजेशन। यहाँ पर 1991 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आता है, इसमें बहुत सारे FDIs आते हैं, लाइसेंस आज खत्म हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और आप देख सकते हैं इस समय इंडिया का जो डेवलपमेंट है, अगर हम रेट्स देखेंगे तो पोस्ट लिबरलाइजेशन के बाद डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से हुआ। फिर आगे नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी आई, यहाँ पर क्रिएट किए गए कि जॉब क्रिएट किए जाएंगे, GDP को बढ़ाया जाएगा, तमाम चीज़ें हुई और आगे चलकर अभी ये मूविंग ऑन है, स्टिल ऑन है। तो जैसा मैंने बताया ये अपने आप में एक डिटेल टॉपिक है, वी कैन मेक सेपरेट वीडियो ऑन दिस। This was all about today's video. Do like, share and subscribe our Thakur IAS Academy YouTube channel. Thank you for watching. See you next video with new topic. Till then, goodbye.